जय हिंद। आई एम अरुण कुमार एंड आई वेलकम यू ऑल टू T2 क्लासेस। आज हम बात करेंगे G20 देशों के बारे में डिटेल से। G20 देश क्यों बनाए गए, G20 देश जो है उनका महत्व क्या है, और हाल ही में जो इंडोनेशिया में G20 का समिट चल रहा है, होने वाला है अक्टूबर में, उसके बारे में भी हम बातचीत करेंगे। तो चलिए मेरे साथ शुरू करते हैं G20 कंट्रीज़। तो G20 क्या है, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, ये ग्रुप ऑफ 20 है, इंटर गवर्नमेंटल फोरम है। इंटर गवर्नमेंटल फोरम का मतलब होता है जो सोवरन कंट्रीज होते हैं उनकी जो सरकारें होती हैं आपस में एक संधि के तहत एक समूह बना लेती हैं, उसे इंटर गवर्नमेंटल फोरम कहा जाता है। कंप्रेजिंग ऑफ 19 कंट्रीज एंड यूरोपियन यूनियन, 19 देश और यूरोपियन यूनियन को मिला के G20 बनता है। यूरोपियन यूनियन क्या है ये जानने के लिए आप प्ले लिस्ट में जाके यूरोपियन यूनियन के ऊपर मैंने डिटेल से वीडियो बनाया है, वो देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। मेजरली जो G20 है वो ग्लोबल इकोनॉमी से रिलेटेड इशू को एड्रेस करता है। मेनली किन इशूज़ को एड्रेस करता है? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, क्लाइमेट चेंज और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में, सतत विकास के बारे में ये मेनली जो है चर्चा करता है। हालांकि और विषयों पर भी चर्चा करता है जिन्हें हम आने वाले वीडियो में, आने वाले भाग में जानेंगे। इसका गठन कैसे किया गया? जब द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में ख़त्म हो जाता है तो ऐसा महसूस किया जाता है कि वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन और बनाने की ज़रूरत है, कुछ ऐसे इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है ताकि इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी बना रहे। जो अंतर्राष्ट्रीय इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई जा रही हैं उन्हें आपस में कोऑर्डिनेशन बना रहे। तो उसी इनिशिएटिव के तहत एक कॉन्फ्रेंस होती है, ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस। ब्रेटन वुड एक जगह का नाम है जो कि USA में है। ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के तहत ब्रेटन वुड ट्विंस का एक गठन करा जाता है। ब्रेटन वुड ट्विंस क्या है? IMF और वर्ल्ड बैंक को सम्मिलित रूप से ब्रेटन वुड ट्विंस कहा जाता है। IMF मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, और वर्ल्ड बैंक, ब्रेटन वुड ट्विंस का गठन जो हुआ था, यानी IMF और वर्ल्ड बैंक का जो गठन हुआ था वो 1944 में हुआ था। और इसी कड़ी में सबसे जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो G20 है। ब्रेटन वुड ट्विंस सबसे पहला था, उसके बाद और भी बहुत सारी इकोनॉमिक फोरम बनाई गई, और जो सबसे लेटेस्ट है वो G20 है इसी कड़ी में। 1999 में कोलोगन में G7 का समिट चल रहा था। G7 क्या है मैं लास्ट वीडियो में आपको बता चुका हूँ, आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। G7 7 डेवलप्ड इकोनॉमीज़ का सबसे एडवांस इकोनॉमीज़ जिन देशों की हैं उनका समूह है G7। इसके अंदर 7 देश आते हैं। तो इसका गठन हुआ था 1975 में, 1975 में। 1999 में इसका समिट चल रहा था कोलोगन में। कोलोगन क्या चीज़ है? कोलोगन जो है जर्मनी का एक शहर है, वहाँ पे जो इसका समिट चल रहा है, उस समिट में जो है बहुत सारे ग्लोबल फाइनेंसिस क्राइसिस के बारे में बात करी जाती है। 1990 के दशक में बहुत सारे ग्लोबल फाइनेंसिस क्राइसिस हुए, जैसे मैक्सिको में फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया, एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया, और भी बहुत सारे क्राइसिस उस समय हुए थे। तो ऐसा समझा गया, ऐसा सोचा गया कि एक नए फोरम को बनाने की ज़रूरत है जिसके अंतर्गत बाकी सारे जो एडवांस हैं और इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं उनको भी सम्मिलित किया जाए। तो इसी कड़ी में G20 का उदय हो जाता है 1999 में। और जो तत्कालीन फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वित्त मंत्री हैं कनाडा के, पॉल मार्टिन, उनको इसका इनॉग्रल सेशन का, जो इसका सबसे पहला इनॉग्रेशन जब होता है उसका जो सेशन होता है, उस सेशन का चेयरमैन सबसे पहले बनाया जाता है पॉल मार्टिन को। पूछा जा सकता है, पॉल मार्टिन कनाडा के हैं। यहाँ पे आपको G7 के राष्ट्राध्यक्ष का फोटो दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको 8 देश दिखाई देंगे, 8 लोग दिखाई देंगे। 8वां कहाँ से आ गया? तो 8वां यहाँ पे व्लादिमीर पुतिन खड़े हुए आपको दिखाई देंगे। क्यों दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि उस टाइम पे G7 जो था वो G8 बन गया था। 1997 में G7 में रशिया को भी सम्मिलित कर लिया जाता है, जो 2014 तक G7 या G8 बोले उसका हिस्सा था। 2008 में एक बहुत ही बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस होता है दुनिया में, लेहमैन ब्रदर फाइनेंशियल क्राइसिस, जिसके तहत क्या होता है, दुनिया भर के शेयर बाजार डूब जाते हैं, सारी विश्व बैंक में आर्थिक मंदी आ जाती है, वर्ल्ड बैंक में, IMF में, सब में एक बहुत बड़ा दिक्कत खड़ी हो जाती है। नई वार्ता करी जाती है कि भाई कुछ और करने की ज़रूरत है पॉलिटिकल लेवल पे, बड़े बड़े हाईएस्ट पॉलिटिकल लेवल पे कुछ और डिसीजन लेने की ज़रूरत है। उसके बाद ये डिसाइड करा जाता है कि G20 के जो लीडर हैं वो हर साल मीटिंग करेंगे। अभी जब 1999 में G20 बनाया गया तब तक इसकी मीटिंग नहीं होती थी, लेकिन 2008 के बाद क्या हुआ कि भाई G20 के जो लीडर हैं वो हर साल मीटिंग करेंगे, इसके समिट होने शुरू हो जाते हैं। और ये डिसीजन भी लिया जाता है
कि G20 जो देश है उनके फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर हैं, जैसे हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसके जो गवर्नर हैं, ऐसे ही बाकी देशों के सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर हैं वो भी हर साल मीटिंग करेंगे, साल में 2 बार। एक बार तो राष्ट्राध्यक्ष मिलेंगे, समिट करेंगे, और साल में 2 बार फाइनेंस मिनिस्टर प्लस उसके साथ में सेंट्रल बैंक के गवर्नर भी आएंगे और वो साल में 2 बार ऐसी मीटिंग करेंगे। ये 2008 में निर्णय ले लिया जाता है। जैसा मैंने आपको ऑलरेडी लास्ट वीडियो में बताया, G7 में कौन कौन से देश हैं, जर्मनी, यूके, फ्रांस, कनाडा, यूएस, इटली और जापान। इसके साथ जब रशिया को 2014 तक जोड़ देते थे तो ये बन जाता था G8, और ये सारे के सारे देश G20 में भी हैं, मतलब G7 G8 इंक्लूड दीज कंट्री बन जाता है G20। तो आपको G7 G8 तो ऑलरेडी याद है। अब G20 में जो बच गए उनको गिन लेते हैं। टर्की, मैप में हम अभी देखेंगे, यूरोपियन यूनियन, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, साउथ कोरिया, मैक्सिको, चाइना, इंडोनेशिया, सऊदी अरेबिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और साउथ अफ्रीका, ये सारे के सारे देश G20 में आते हैं। 19 देश प्लस यूरोपियन यूनियन। ऐसे याद नहीं हो रहा है, मैप में हम भी चलेंगे तो सारे के सारे याद हो जाएंगे। G20 के मेंबर कौन से हैं, ये सारे के सारे देश जो मैंने अभी पढ़े वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। इसके अलावा एक देश है स्पेन, यूरोप का देश है, वो इसका परमानेंट नॉन मेंबर इन्विटीज़ है। आल्सो अटेंड लीडर समिट, हर साल जो इसकी समिट होती है उनको हर साल अटेंड करता है, लेकिन परमानेंट मेंबर नहीं है। गेस्ट नेशन के रूप में स्पेन G20 की समिट हर साल अटेंड करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है कि G20 जो देश हैं, G20 का जो ग्रुप है उसका गेस्ट नेशन के रूप में समिट में कौन सा देश हर साल सम्मिलित होता है। ये सारे देशों के नाम हैं, अल्फ़ाबेटिकली आप देखेंगे तो अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट। चलिए इनको मैप में देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम चलेंगे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, जहां आपको 3 देश दिखाई देंगे इसमें, कनाडा, अमेरिका और मैक्सिको। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के 2 देश आपको दिखाई देंगे G20 में, ब्राज़ील और अर्जेंटीना। ब्राज़ील और अर्जेंटीना। उसी तरह से हम अगर अफ्रीका महाद्वीप में चलें तो वहाँ का एक ही देश G20 में आता है जिसका नाम है साउथ अफ्रीका। एशिया महाद्वीप में चलेंगे तो आपको ऑस्ट्रेलिया दिखाई देगा, इंडोनेशिया दिखाई देगा, भारत दिखाई देगा, चाइना, जापान, साउथ कोरिया है, नॉर्थ कोरिया नहीं है, रसिया है, यहाँ पे ये सऊदी अरेबिया है और ये तुर्की है। इतने सारे देश एशिया के आ जाते हैं किसके अंतर्गत, G20 के अंतर्गत। यूरोप में हम चलेंगे तो आपको मिलेगा यूनाइटेड किंगडम, यहाँ पे आपको मिलेगा फ्रांस, इटली और जर्मनी। ये सारे के सारे देश G20 के अंतर्गत आ जाते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे तो आपको दिखाई देगा, ये पर्पल कलर से तो दिखाई दे रहा है, ये है यूरोपियन यूनियन। ये पूरे का पूरा ही यूनियन जो है वो G20 का हिस्सा है। प्लस आपको येलो कलर से दिखाई दे रहा है, ये पुर्तगाल नहीं है, ये स्पेन है। पुर्तगाल तो ऑलरेडी जो है यूरोपियन यूनियन में आता है। जो येलो कलर से दिखाई दे रहा है आपको, ये स्पेन है और स्पेन इसका परमानेंट गेस्ट नेशन है। तो ये सारे के सारे देश मैंने मैप में आपको दिखा दिए हैं। कौन कौन से देश मैंने मैप में आपको दिखाए, कनाडा, अमेरिका, मैक्सिको, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, भारत, चीन, जापान, साउथ कोरिया, रसिया, टर्की, सऊदी अरेबिया, इटली, जर्मनी, ब्रिटेन और फ्रांस। ये सारे के सारे देश जो हैं ये G20 का हिस्सा है। यहाँ पे मैं आपको इटली बताना भूल गया था, ये इटली भी जो है यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं है ही और G20 का भी हिस्सा है। G20 का महत्व क्या है, बाकी ग्रुप से G20 ग्रुप कैसे अलग है, तो G20 होल्ड्स ए स्ट्रेटेजिक रोल इन सिक्योरिंग फ्यूचर ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्रोस्पेरिटी। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जो अंतर्राष्ट्रीय रूप से जो इकोनॉमी का ग्रोथ होने वाला है और जो प्रोस्पेरिटी है उसमें ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रखता है। G20 क्यों रखता है, क्योंकि जो G20 देश हैं वो आपस में मिलके पूरी दुनिया की GDP का 80% केवल इन 20 देशों से ही आता है। 75% अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केवल इन 20 देशों में ही है। टोटल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का 75% केवल इन 20 देशों से ही आता है। और विश्व की जनसंख्या का 20% नहीं 60% विश्व जनसंख्या का हिस्सा केवल इन 20 देशों में ही आता है। तो इतने बड़े समूह को, इतने बड़े ग्रुप को, इतनी सारी जनसंख्या को
एक तरह से रिप्रेजेंट करता है G20। देखिए 80% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी, मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म है। 80% जीडीपी का हिस्सा केवल इन 20 देशों में है। तो हम कह सकते हैं कि G20 होल्ड्स ए स्ट्रेटेजिक रोल इन सिक्योरिंग फ्यूचर ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्रोस्पेरिटी। ठीक है, ये बात आपके समझ में आ गई होगी। G20 काम कैसे करता है? तो G20 जो है, द G20 प्रेसिडेंसी रोटेट्स एनुअली, जैसा कि G7 में भी था, जैसा कि ब्रिक्स में भी था, ऐसे ही G20 की प्रेसिडेंसी जो है हर साल रोटेट होती रहती है। मतलब हर बार एक नया प्रेसिडेंस बनाया जाता है ताकि रीजनल बैलेंस बना रहे। फॉर द सिलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंसी, जो प्रेसिडेंसी का सिलेक्शन कैसे किया जाता है, तो 19 देशों को 5 ग्रुप में बांट दिया गया है और किसी भी ग्रुप में 4 से ज़्यादा देश नहीं है। ठीक है, वो ग्रुप कौन से हम अभी बात करेंगे। 4 ग्रुप बनाए गए हैं, 4 देशों के 5 ग्रुप बनाए गए हैं। इन ग्रुप के बीच में प्रेसिडेंसी रोटेट होती रहती है, मतलब हर एक देश का नंबर प्रेसिडेंसी के रूप में आना ही आना है। एवरी ईयर G20 सेलेक्ट्स ए कंट्री फ्रॉम अनदर ग्रुप टू बी प्रेसिडेंट। ऐसा नहीं है कि किसी एक ग्रुप से ही बार बार किसी को प्रेसिडेंट बनाया जा रहा है। एक ग्रुप में से बन गया तो अगली बार दूसरे ग्रुप में से प्रेसिडेंट बनेगा। जैसे कि वर्तमान में इसका जो प्रेसिडेंट है वो इंडोनेशिया है और इंडोनेशिया में ही समिट होगा। जहाँ पे प्रेसिडेंट होता है वही समिट कराता है, वही एजेंडा डिसाइड करता है। 2023 में इसका प्रेसिडेंट भारत होगा और भारत में 2023 में G20 का समिट किया जाएगा। और ऐसा अभी न्यूज़ में है कि उस समिट की कुछ मीटिंग्स जो है वो जम्मू कश्मीर में भी कराई जाएंगी। भारत जो है इन 5 ग्रुपों में से ग्रुप 2 में आता है, जिसमें रसिया, साउथ अफ्रीका और तुर्की भारत के साथ हैं। G20 का कोई परमानेंट सेक्रेटरीट और हेडक्वार्टर नहीं है। जो इसका प्रेसिडेंट होता है वही इसके सेक्रेटरीट की तरह, डिसीजन मेकिंग की तरह काम करता है। तो जैसा मैंने आपको बताया, 19 देशों को 5 ग्रुप में बांट दिया गया है। ग्रुप ए, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5। भारत कहाँ पे है? भारत ग्रुप 2 में है और उसके साथ इंडिया के साथ रसिया, साउथ अफ्रीका और तुर्की भी है। इन्हीं ग्रुप में से एक एक करके इसका प्रेसिडेंट बनाया जाता है। जैसे वर्तमान में कौन है? वर्तमान में इंडोनेशिया है। उससे पहले कौन था? उससे पहले इटली था। उससे पहले कौन था? तो इटली से पहले जो था इसका था कहाँ पे? इटली से पहले इसका जो प्रेसिडेंट था वो था तुर्की। वर्तमान में कौन है? इंडोनेशिया। 2023 में कौन होगा? इंडिया। और 2024 में होगा ब्राज़ील। तो इस तरह से जो प्रेसिडेंसी है वो रोटेट करती रहती है। इंस्टीड द G20 प्रेसिडेंट is responsible for bringing together the G20 agenda in consultation with other member and in response to development of the global economies। इसका कोई हेडक्वार्टर तो है नहीं और इसका कोई सेक्रेटरीट भी नहीं है। तो फिर ये जो G20 के जो प्रेसिडेंट होता है वही जिम्मेदार होता है कि किन एजेंडों पर, किन मुद्दों पर बात की जाएगी, और वो ये सारी बातें किससे लेता है? मेंबर देशों से इनपुट लेता है और डिसाइड करता है कि ये जो है बर्निंग पॉइंट है, इनके विषय में बातचीत करनी चाहिए, जो प्रेसिडेंट देश होता है। एक यहाँ पे टर्म है ट्रोइका। ट्रोइका बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। ट्रोइका क्या है? जैसे कि एवरी ईयर व्हेन ए न्यू कंट्री टेक्स ऑन द प्रेसिडेंसी, हर साल जो है एक नया प्रेसिडेंट बन जाता है। जैसे कि वर्तमान में इंडोनेशिया है, तो इट वर्क हैंड इन हैंड विद द प्रीवियस प्रेसिडेंसी। जो पहले इससे प्रेसिडेंसी थी, जैसे 2021 में इटली थी, मैंने आपको बताया, तो इटली से ये इंडोनेशिया इनपुट लेगा और आने वाली जो प्रेसिडेंसी है, जैसे 2023 में भारत आएगी, उसके साथ भी ये आपस में मिलकर इनपुट देगा। तो 3 देश जो मिल गए, ये एक वर्तमान प्रेसिडेंट, एक पिछला प्रेसिडेंट, एक आने वाला प्रेसिडेंट, ये तीनों देश जो हैं आपस में ग्रुप की तरह काम करते हैं, सूचनाओं का आदान प्रदान और साझा करते हैं। इसको बोलते हैं ट्रोइका। आपसे पूछा जा सकता है ट्रोइका क्या है, या ट्रोइका में वर्तमान में कौन कौन से देश हैं G20 के। ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है। ट्रोइका के होने से होता क्या है? दिस इंश्योर कंटिन्यूटी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ द ग्रुप एजेंडा। जिससे जो है ग्रुप के जो एजेंडास चल रहे हैं, बड़े बड़े मुद्दे चल रहे हैं, उनमें कंटिन्यूटी बनी रहती है। ठीक है, इसके अलावा ये तो G20 में मैंने आपको बताया 19 देश हैं और एक यूरोपियन यूनियन है। 20 संस्थाओं का ये 19+1 का ये ग्रुप है। इसके अलावा कुछ परमानेंट गेस्ट हैं जो इसके हर एक समिट में इनवाइट किए जाते हैं। कौन कौन से हैं वो? अफ्रीकन यूनियन, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आता है। अफ्रीकन यूनियन G20 का परमानेंट गेस्ट है। आसियान, जो कि साउथ ईस्ट एशियन नेशन का ग्रुप है आसियान, जिसके ऊपर मैं वीडियो डिटेल से बना चुका हूँ, वो भी परमानेंट गेस्ट है G20 का। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड, जिसको FSB बोलते हैं। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, स्पेन जो एक देश है,
उसके अलावा ओडा नेपाड, न्यू पार्टनरशिप ऑफ अफ्रीकाज डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूरोपियन कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, OECD। OECD जो है वो यूरोप के कुछ देश हैं, कुछ अमेरिका के देश हैं। OECD भी जो है एक इकोनॉमिकल फोरम है, जिसके बारे में हम आने वाले समय में एक वीडियो बनाएंगे। वो भी इस ग्रुप का G20 का परमानेंट गेस्ट है। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन इसका परमानेंट गेस्ट है। वर्ल्ड बैंक जो है वो भी इसका परमानेंट गेस्ट है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO और उसके साथ साथ WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो भी परमानेंट गेस्ट है। मतलब 19+1 20 देश, और उसके अलावा ये सारे के सारे जो ऑर्गेनाइजेशन है ये सारे के सारे भी समिट में गेस्ट के रूप में हिस्सा लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि जो दुनिया की इकोनॉमी है, ग्लोबल इकोनॉमी है, ये सारे के सारे ग्रुप उस ग्लोबल इकोनॉमी में कहीं ना कहीं मेजर रोल अदा करते हैं। G20 में किन किन मुद्दों पर एड्रेस, किन किन इशूज़ को एड्रेस किया जाता है? तो वो इशूज़ हैं फाइनेंशियल मार्केट, टैक्स एंड फिजिकल पॉलिसी। टैक्स के बारे में बातचीत करी जाती है, जो राजकोष है उसके बारे में बात करी जाती है, व्यापार के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में, एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करी जाती है, एनर्जी के बारे में, ऊर्जा के बारे में बात करी जाती है, जो करप्शन है उससे कैसे लड़ा जाए, भ्रष्टाचार से कैसे लड़ा जाए, लेडीज़ को, वुमेन्स को कैसे जॉब के अंदर एडवांसमेंट दिया जाए, इस बारे में बात करी जाती है। ये मेजर एजेंडा है। 2030 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट, 2030 तक कैसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट बनाकर रखें या डेवलपमेंट को कैसे सस्टेनेबल रखें, इस बारे में बातचीत करी जाती है। क्लाइमेट चेंज के बारे में ओबियसली बात करी जाती है। ग्लोबल हेल्थ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है ये कोरोना के बाद। एंटी टेररिज्म और इंक्लूसिव एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में भी बात करी जाती है। सतत उद्यम विकास के बारे में भी यहाँ पे बात करी जाती है। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है उद्यम। G20 ग्रुप के अलावा G20 ने क्या करा है, कुछ छोटे छोटे इंगेजमेंट ग्रुप बना दिए हैं। जैसे कि G20 का समिट तो होता ही है, उसके अलावा ये सारे ग्रुप भी उस साल उस पर्टिकुलर देश में जहाँ प्रेसिडेंसी होती है मिलते हैं, इकट्ठा होते हैं और बातचीत करते हैं। जैसे B20 क्या है, बिजनेस 20। B20 क्या है, बिजनेस 20 है। इसके अंदर हर एक देश के जो बिजनेस इंटरेस्ट के ग्रुप हैं वो मिलकर बातचीत करते हैं। L20 है, लेबर 20। इसमें ट्रेड यूनियन के लीडर और एम्प्लॉयज़ जो हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव मिलकर बातचीत करते हैं। C20 सिविल 20 है। इसमें सिविल सोसाइटी की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, NGOs हैं, वो सारे मिलते हैं आपस में। कहाँ मिलेंगे? जो देश प्रेसिडेंसी जिस देश के पास होगी वहीं पर उसी साल में मिलेंगे। हर साल मिलते हैं ये भी, ताकि आपस में बायलैटरल या एक दूसरे से हम विचार विमर्श को साझा कर सकें। Y20 को बोलते हैं यूथ 20। इसमें यूथ के रिप्रेजेंटेटिव मिलकर बातचीत करते हैं। T20 का मतलब होता है थिंक टैंक, जो उस हर एक देश के जो स्कॉलर्स हैं, जो बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हैं या थिंक टैंक रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो मिलकर बातचीत करते हैं। W20 का मतलब होता है वुमेन 20, यानी जो वुमेन्स राइट्स से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके जो हेड्स हैं, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव है हर एक कंट्री से आते हैं, बातचीत करते हैं। S20 का मतलब होता है साइंस 20। तो साइंस और रिसर्च से रिलेटेड जो संस्थाएं हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं या पीपल हैं, वो उसके रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो बातचीत करते हैं। U20 का मतलब होता है अर्बन 20। इसमें जो सिटीज़ हैं, बड़ी बड़ी शहर हैं, मेट्रो शहर हैं, उनके मेयर और जो गवर्नर ऑफ द मेजर हैं, मेजर सिटीज़ के जो गवर्नर और मेयर हैं, वो बातचीत करते हैं, मिलके सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, साझा करते हैं, बर्निंग पॉइंट पे बातचीत करते हैं। तो G20 का समिट तो होता ही होता है। उसके अलावा इतने सारे जो 20 हैं इनका भी मीटिंग हर साल होती रहती है प्रेसिडेंसी होल्ड करने वाले देश में। तो जैसे भारत में 2023 में G20 का समिट तो होगा ही होगा, उसके अलावा इतनी सारी ग्रुप की मीटिंग भी होंगी, जिसमें से कुछ मीटिंग जम्मू कश्मीर में होंगी। ऐसा भारत सरकार ने प्रावधान किया है, ऐसा भारत सरकार ने बोला है। G20 का सबसे पहला समिट था, ये आपसे पूछा जा सकता है, वो 1999 में इस ग्रुप का गठन हुआ, लेकिन इसका सबसे पहला समिट 2008 में हुआ था, वाशिंगटन DC यूनाइटेड स्टेट में। पहला याद रखिएगा, 2008 में वाशिंगटन DC यूनाइटेड स्टेट में हुआ था। जो हाल वाला है वो अक्टूबर 2022 में होना है, 17वां समिट इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया की कैपिटल बाली है, वहाँ पे होना है। जो पिछला वाला हुआ वो अक्टूबर 2021 में हुआ था, 16वां, वो इटली की राजधानी रोम में हुआ था। जो 18वां होगा वो 2023 में होगा। कहाँ होगा? भारत में होगा, भारत में होगा, न्यू दिल्ली में।
लेकिन अभी न्यूज़ में है कि जम्मू कश्मीर में कराया जाएगा। उसके आने वाले बाद में देखिएगा 2024 में ब्राज़ील और 2025 में साउथ अफ्रीका में ये समिट किया जाएगा। भारत में जो है इसका कौन से नंबर का समिट किया जाएगा, तो याद रखिएगा भारत में इसका 18वां समिट होगा 2023 में G20 का। भारत की प्रायोरिटीज़ क्या है G20 समिट को लेके, तो चेकिंग टैक्स इवेजन फॉर द टू फाइट करप्शन, करप्शन से लड़ने के लिए टैक्स की चोरी को कैसे रोका जाए, चोकिंग टेरर फंड, टेरर में जो फंड आ रहा है उसको कैसे रोका जाए, कटिंग द कॉस्ट ऑफ रिमिटेंस, रिमिटेंस की कॉस्ट को कैसे कट किया जाए। रिमिटेंस का मतलब होता है एक देश से दूसरे देश में जब पैसे भेजे जाते हैं, मनी एक्सचेंज की जाती है, तो उसके कॉस्ट को कम से कम कैसे किया जाए। मार्केट एक्सेस फॉर की ड्रग्स कैसे की जाए, मार्केट में कैसे एक्सेस किया जाए। रिफॉर्म इन द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन टू इम्प्रूव इट्स फंक्शनिंग, जो WT है उसमें कुछ सुधार की ज़रूरत है ताकि इसका फंक्शनिंग और अच्छे से हो सके। फुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट, पेरिस एग्रीमेंट किससे रिलेटेड है, तो जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड है, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। तो भारत चाहता है कि पेरिस एग्रीमेंट जो भी था उसका पूरी तरह से इम्प्लीमेंट कर दिया जाए। तो ये भारत के जो प्रायोरिटीज़ हैं G20 समिट में, ये सारी की सारी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। G20 समिट में भारत की प्रायोरिटीज़ क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं G20 के सामने, तो G20 के सामने बहुत सारे चैलेंजेस हो सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से दो हैं। नो इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म, ऐसा कोई G20 में मैकेनिज्म नहीं है ताकि जो बातचीत करी जाती है उस बातचीत के तहत जो घोषणाएं करी जाती हैं उन घोषणाओं को किस तरह से फोर्सफुली धरती पे लाया जा सके, धरती पे लाया जा सके। मतलब इस बात का ये हुआ कि कुछ सारे देशों ने मिलकर एक डिक्लेरेशन दे दिया कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा होगा नहीं होगा, इस चीज़ को कोई इन्फोर्स करने वाला मैकेनिज्म यहाँ पे नहीं है, ना कोई हेडक्वार्टर है, ना कोई संस्था है, ऐसा कोई मैकेनिज्म यहाँ पे नहीं है। दूसरा है नॉट लीगली बाइंडिंग, ये ग्रुप जो है लीगली बाइंडिंग नहीं है। लीगली बाइंडिंग का मतलब होता है जवाबदेही नहीं है। अगर कोई डिक्लेरेशन किया जाता है, कोई घोषणा की जाती है, कोई एग्रीमेंट किया जाता है और कोई देश अगर उसका पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। ये भी G20 के सामने एक बड़ा चैलेंज है। तो याद रखिएगा बहुत सारे चैलेंज हैं, उनमें से दो मेन रूप से हैं, नो इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म एंड नॉट लीगली बाइंडिंग। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो। और अगर आप ये वीडियो आपको पसंद नहीं आया तो आप डिसलाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि मैं क्या इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ। मिलते हैं ऐसी ही किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।